स्वीडन के पीएम के खास आग्रह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये दूसरा स्वीडन दौरा है। पहली बार 2018 में मोदी स्वीडन गए थे। अब 2026 में मोदी दोबारा स्वीडन पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी कितने पावरफुल हैं, उनकी ताकत क्या है, ये स्वीडन के अंदर खड़े होकर उन्होंने स्वीडन के पीएम को दिखा दी। जिस तरह से मोदी को देखने के लिए भीड़ जमा थी, ऐसा नजारा किसी भी स्वीडन पीएम के लिए नहीं हुआ। भारत की शक्ति क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत का इतिहास क्या है, भारत का भविष्य क्या है, स्वीडन ने, पूरे यूरोप ने देख लिया। दो 2014 से पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया जब यूरोप के देश भारत के स्वागत के लिए लाइन लगाए खड़े हों। पहले ये सोच होती थी दूसरे देश जाएंगे तो कुछ मिलेगा। आज भारत के आने पर दूसरे देशों की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। मोदी आएंगे तो स्वीडन के साथ डील करेंगे, इसके लिए स्वीडन की हर कंपनी तैयारी में है। स्वीडिश कंपनियों को मिलेगा दुनिया का सबसे बड़ा बाजार। स्वीडन अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को भारत के विशाल मैन्युफैक्चरिंग स्केल के साथ जोड़ना चाहता है। स्वीडन को अपनी टेक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी संख्या में इंजीनियरों और आईटी एक्सपर्ट की जरूरत है। पीएम मोदी के इस दौरे से दोनों देशों के बीच टैलेंट एक्सचेंज और आसान होगा। इस दौरे के बाद पीएम मोदी स्वीडन में यूरोप की टॉप कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे। जब से डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है, ट्रंप स्वीडन से बहुत गुस्से में है। ट्रंप ने बाकायदा स्वीडन को धमकाया भी था, जिसके बाद से स्वीडन अमेरिका की जगह दूसरा मार्केट तलाश रहा था और उसको इंडिया जैसा बड़ा देश और मार्केट मिल गया। अब बात भारत को स्वीडन से क्या मिलेगा। भारत को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत ग्रीन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, एआई और डिफेंस तकनीक की है। इन सभी सेक्टर में स्वीडन भारत के बहुत काम आ सकता है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नजर मोदी के यूरोप दौरे पर है। जो झटका पाकिस्तान को मोदी के यूएई दौरे से लगा है, उससे अभी तक पूरा पाकिस्तान सदमे में है। इस्लामिक पाकिस्तान का गुरूर चकनाचूर हो गया है। उसको हमारा साथ देना चाहिए। हमारे ये कंट्री भी मुसलमानों की अल्हम्दुलिल्लाह, और वो दुबई भी हमारा सारे मुसलमान भाई है। और ये मोदी से मिलके जो ये कर रहे हैं, ये गलत है। हम लोग, जबकि यही जहन है कि ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है गलत है। तो ये लोग अपना जो मजहब है, हिंदू मजहब, वो आगे बढ़ाते जा रहे हैं और यूएई मना नहीं कर रहा है इस चीज को। आप ये देखो, यूएई और इंडिया जो आपस में इतना मिलकर चल रहा है, ये सारा सीन ये है कि मुस्लिम कंट्री खत्म करने की चीज जब बात हो रही है यहाँ पे। पाकिस्तान को या तो खरीदेंगे, जो कि खरीदा हुआ है मेरी नजर में, क्योंकि लोन वगैरह का उस पर खरीदा था, हाथ पैर बांधे हुए उनके। पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर लड़े नहीं जाते हैं, गोली चलाना आखिरी ऑप्शन होता है। बिना गोली चलाए जो दुश्मन को हरा दे, वही असली योद्धा होता है। जैसे इस वक्त यूएई से पाकिस्तानी भगाया जा रहा है, इंडिया का वेलकम किया जा रहा है। पाकिस्तान की एलीट क्लास पैनिक के अंदर है इस वक्त, और ये जो पैनिक बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। दुबई और यूएई में अपनी प्रॉपर्टीज बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्केट डाउन है। सस्ती बेच रहे हैं, लेकिन बेच के निकलने के चक्कर के अंदर है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो है, वो यूएई जाकर एमिरेट्स के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नए लेवल के ऊपर पहुंच गए हैं। हालांकि चाइना के जरिए पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि यूएई को रोका जा सके। सवाल यह है कि आखिर यूएई में ऐसा क्या हो रहा है कि पाकिस्तानी एलीट को अपनी दौलत बचाने की फिक्र पड़ गई है। सालों से पाकिस्तान की सियासी और फौजी एलीट ने अपनी हलाल और हराम की दोनों कमाइयां जो हैं, दोनों किस्म की दौलत दुबई के अंदर पार्क की। लंदन के बाद अगर किसी जगह पाकिस्तान की रूलिंग क्लास का सेफ डिपॉजिट बॉक्स था, तो वो दुबई था के ऊपर जोर है। लग्जरी अपार्टमेंट्स, ऑफशोर कंपनीज, शेल बिजनेसेस, फेक फ्रंटमैन मकसूद चपड़ासी टाइप, ठीक है, और बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स। पाकिस्तान की इकोनॉमी लेकिन गिरती है, रुपया टूटता है,
अवाम महंगाई के अंदर पिसती है, बेड़ा गर्क हो जाता है अवाम का, लेकिन एलीट का पैसा दुबई और गल्फ के अंदर ट्रांसफर होता है। यूएई पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक इस्लामिक मुल्क नहीं है, बल्कि ऐसा देश है जो पाकिस्तान को भीख देता था, उधार देता था, पाकिस्तानी फौज को पालता था। लेकिन अब यूएई ने पाकिस्तान के सामने रोटी फेंकना बंद कर दिया, हिंदुस्तान के साथ समझौता कर लिया। यूएई और इंडिया ये जो अभी इसके अंदर एग्रीमेंट हुआ है, इसके अंदर सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि यूएई भारत की सप्लाई चेन एनर्जी सेक्टर के हवाले से, तेल और गैस के हवाले से इसको कम नहीं होने देगा, इसको पूरा रखेगा और सस्ते दामों भारत को जो है वो गैस फराहम करता रहेगा। और जाहिर है जब भी किसी मुल्क के अंदर कोई मुश्किल वक्त आ जाता है या कोई जंग हो जाती है तो उससे सबसे ज़्यादा जो बुनियादी चीज़ की ज़रूरत होती है वो यही होती है। अब चूँकि भारत के पास एक कैपेसिटी मौजूद है कि वो तकरीबन 29 से 30 दिन का वो ज़ख़ीरा रख सकता है ऑयल का, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान इतने ज़्यादा दिनों का जो ज़ख़ीरा है वो नहीं रख सकता। पाकिस्तान ने इस कैपेसिटी को कभी बनाया ही नहीं है। ये चीज़ जो है ये एक मुनफरिद है यूएई और भारत के हवाले से, और ये बिल्कुल हूबहू ऐसी ही है जैसे कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान भी है। ये चीज़ हमने आपके सामने रखी है। भारत ने तेल गैस की सप्लाई रुकने नहीं दी है। देश में किसी भी तरह की कमी ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी नए रास्ते तलाश रहे हैं, नई संधि हो रही है। इसी का जवाब यूएई है। भारत सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीदता है, उसके बाद इराक का नंबर है। सऊदी अरब, यूएई, नाइजीरिया और अमेरिका से भी तेल खरीदता है। लेकिन अब भारत ने अपना रिजर्व ऑयल का कोटा बढ़ा दिया है। यूएई भारत के लिए स्ट्रेटेजिक फ्यूल संभाल कर रखेगा, साथ में भारत के लिए कभी तेल और गैस की सप्लाई रुकने नहीं देगा। फिलहाल देश में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बढ़ती हुई कीमत है। भारत में तेल की कोई कमी नहीं है। 60 दिनों के लिए कच्चा तेल है, 60 दिनों के लिए एलएनजी का पर्याप्त भंडार है। इसके अलावा देश में लगभग 45 दिनों का एलपीजी स्टॉक भी है।